तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज। ठीक है, बुक 1 की बात करें तो जो बुक 1 है, या जिसे बुक 1 कह लो, या बुक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली है, यानी जो हमारी संविधान वाली किताब है, जो संविधान वाली किताब है, तो उसका हमने पूरे तीनों लेक्चर्स आपके लिए कंप्लीट कर दिए हैं। देख लीजिएगा चैनल पर। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है सेकंड बुक जो है आपकी, या पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो किताब है, पॉलिटिकल थ्योरी वाली। तो आज हम इसको पूरा करेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी जिसका स्वतंत्रता, तो आज का हमारा टारगेट है स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी कह लो, इंडिपेंडेंस कह लो। तो लिबर्टी वैसे सही शब्द है ज़्यादा, तो लिबर्टी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, स्वतंत्रता क्या है। तो सबसे पहली बात जो हमारे मन में आती है स्वतंत्रता को लेके, तो वो क्या है, बाहरी प्रतिबंध, यानी आउटर रेस्ट्रिक्शंस अगर हमारे पास क्या है, कमजोर है, यानी कोई ऐसा है तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बाहर से। अगर बाहर से कोई भी विरोध अगर उसका नहीं कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होती है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है क्या, एक कंडीशन जिसमें क्या होता है कि लोग अपनी रचनात्मकता और अपनी क्षमताओं, यानी अपनी क्रिएटिविटी और अपनी जो एफिशिएंसी है उसका विकास कर सके, है ना। रेस्ट्रिक्शन तो ना ही हो। तो आगे देखिए वो लिखा है, एक स्वतंत्र समाज क्या होता है, एक ऐसा समाज जिसमें क्या हो, न्यूनतम सामाजिक अवरोध। ठीक है, न्यूनतम, बहुत ही कम बाहर से रोक रहे हो लोग, लेकिन साथ में क्या हो, विकास में भी समर्थ हो, है ना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे क्लास में जब पढ़ाते हैं तो देते हैं कि मान लीजिए कि आपको एक बार बर्गर खाने जाना है, आपके पास पैसे भी हैं, अब बर्गर खाने जाना है आपको। ठीक है, अब बर्गर खाने जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अब आपके पास मान लीजिए कि आप कब जा पाएंगे बर्गर खाने, उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए ना। पहली बात तो अब आपको बर्गर खाने के लिए कोई रोक तो नहीं रहा, लेकिन आप बर्गर तभी खा पाएंगे जब आपकी कंडीशन, जैसे आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है, आसपास कोई दुकान होनी चाहिए, दुकान ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि विकास तभी होगा जब बाकी स्थितियां भी वैसी होंगी। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, कोई आपको रोक नहीं रहा है इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन आपके आसपास इंजीनियरिंग का कॉलेज भी होना चाहिए, है ना, आप उसके एग्जाम को क्वालिफाई भी कर पाए। तो ये सारी स्थितियां जो है ध्यान रखनी पड़ती है कि स्वतंत्र समाज कौन सा है जिसमें अवरोध न्यूनतम हो, लेकिन लोग अपनी संभावनाओं का विकसित कर सके। तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के स्रोत, प्रतिबंध कैसे हो सकते हैं, यानी मतलब कह लीजिए कि आपके रेस्ट्रिक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन तो प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से कोई आपको रोक ले, कंट्रोल कर ले, कोई कंट्रोल कर ले आपके ऊपर, जैसे है ना कि मान लीजिए आपको बंधक बना लिया कहीं पे, तो वो हो सकता है। ठीक है, कानून की मदद से, जैसे आपने सुना होगा कभी कभार धारा 144 है ना, या सरकार ने कोई, जैसे आप आपातकाल आपने सुना होगा, तो आपातकाल में ऐसा हो सकता है कि आपकी स्वतंत्रता हनन की जा सकती है। सामाजिक असमानताओं के कारण, जैसे हमारे देश में बहुत टाइम से जो कास्ट सिस्टम रहा, जो जाति व्यवस्था रही, तो कास्ट सिस्टम ने क्या किया कि जो निचले स्तर पर, जो निचले पायदान पे लोग थे, इनके कारण क्या हुआ, इनको क्या होता था, पहले इनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, तो ये लोग स्कूल जाते थे जो यहाँ ऊपर अपर कास्ट थी। तो इससे क्या होगा कि जब बहुत टाइम बाद होगा, तो ये कैसा प्रतिबंध है, इसके स्कूल ना जाने पर जो प्रतिबंध हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि इसकी स्वतंत्रता का हनन हो गया, कि स्कूल नहीं जा पाया। तो ये सामाजिक असमानता। ऐसी आर्थिक असमानता, मतलब अब हर व्यक्ति क्या है कि स्कूल जाना हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, स्कूल हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब लोग हैं, अब उनके पास पैसे ही नहीं है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, सरकार फ्री भी कर रखा है सरकार ने, लेकिन बाकी खर्चे नहीं है, तो ऐसी आर्थिक असमानता है। तो ऐसे भी अपनी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे देखिए, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्या है। सबसे पहली बात, क्या प्रतिबंध जरूरी है, तो प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध बिल्कुल जरूरी है, कुछ प्रतिबंध बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, समाज क्या हो जाएगा, अव्यवस्था की गर्द, यानी मतलब कि समाज में बिल्कुल सिस्टम नहीं रहेगा कोई। जैसे अब मान लीजिए करके ऐसे, अब एक रेस्ट्रिक्शन है ना, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई रेस्ट्रिक्शन ही ना हो, जिसकी हत्या जो मर्जी करता रहे, तो समाज तो अव्यवस्थित बन जाएगा ना, समाज में एक व्यवस्था निर्मित ही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है कि ताकि समाज अव्यवस्था में ना पहुंच जाए, डिस सिस्टम में ना पहुंच जाए। इसका हानि सिद्धांत, ये सबसे पहली बात किसने दिया है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल नाम के एक व्यक्ति हुए महान, इन्होंने दिया। इन्होंने अपना एक निबंध लिखा था
ऑन लिबर्टी, उसमें इन्होंने क्या किया था, हानि सिद्धांत, इंग्लिश में अगर है तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल ने क्या कहा, यह सिद्धांत क्या कहता है कि किसी के काम करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप, यानी अगर कोई काम कुछ करना चाहता है और उसमें आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, तो एक ही इकलौता लक्ष्य, एक ही काम पे आप इंटरफेयर कर पाएंगे, आत्मरक्षा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, ठीक है, अब वो माने पढ़ाई कर रहा है, तो आप उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, है ना। एक ही है, मान लीजिए कोई आपको मारने आ रहा है, अब वो है, उस टाइम आप क्या कर सकते हो, हस्तक्षेप कर सकते हो, है ना, आत्मरक्षा, है ना। या कोई बम लेके आ रहा है अपने साथ, तब आप कर सकते हो कि आत्मरक्षा का जो मामला है, केवल तभी आप क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं किसी की स्वतंत्रता में। आगे क्या लिखा है कि सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ लोग देखे अपनी सोसाइटी में, वो ऐसे हैं कि आपको पता ही लग रहा है कि ये किसी को मार नहीं जाके, तो आप तभी आप शक्ति उस पर पुलिस बुला के या आप सब लोग मिलकर उसको रोकेंगे, तब आपको पता लगेगा कि यार इससे दूसरे लोग बच सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते शक्ति का। इसमें इन्होंने क्या कहा, दो तरह के कार्य बताए, स्व संबंध और पर संबंध, है ना, यानी कि सेल्फ रिलेटेड और अदर रिलेटेड वर्क। सेल्फ रिलेटेड वर्क क्या होते हैं, जिनका इफेक्ट केवल कार्य करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रभाव जो है इसका, मतलब हाँ आसपास थोड़ा बहुत पड़ेगा, बट जो प्रत्यक्ष प्रभाव किस पे पड़ेगा, जो स्मोक कर रहा है। पर संबंध कार्य के जो कर्ता के अलावा बाकी सभी लोगों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रात के 12 बजे डीजे बजा रहा है बहुत तेज तेज, तो इसका बाकी पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी नींद बेकार हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मिल ने आगे क्या बोला कि जो स्व संबंध कार्य है उसमें बाहरी सत्ता को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई अपना व्यक्ति कुछ कर रहा है, मतलब अब व्यक्ति का कार्य कैसा होना चाहिए, बाकी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना काम कर रहा है। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई हम जैसे यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, तो इस पे राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक इस पे दूसरे को कोई मतलब की समस्या ना हो, ठीक है। और ऐसे कार्यों में जो दूसरों पे असर डालते हैं, जैसे कोई मिस इन्फॉर्म कर रहा है आपको, कोई डरा रहा है, कोई हमला कर सकता है, तो इस ऐसे कार्यों में आपको बाहरी प्रतिबंध लगाने चाहिए, आउटर सोर्स लगाने चाहिए। यहाँ पे दो है ना, पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी दोनों को देखते हैं हम, क्या है दोनों कंसेप्ट, आपको समझने का प्रयास करना। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, ठीक है, जिसमें वह जो बनना है या करना चाहे कर सके। सीधी बात, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें, इसमें आप ऐसे याद रखिएगा, हमारे एक मैम थे उन्होंने बताया कि ना का मतलब क्या है, हस्तक्षेप नहीं, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई हस्तक्षेप करने की आपको जरूरत नहीं, जिसमें जिसका जो दिल करा वो कर सके, बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर रहा। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, मतलब व्यक्ति क्या क्या, आप कह लो कि व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। जैसे व्यक्ति पढ़ सकता है, लिख सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है, तो इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सकारात्मकता स्वतंत्रता क्या कहती है कि कुछ करने की स्वतंत्रता, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मतलब समझिए पॉजिटिव, इस और ऐसे को भी याद रख सकते हैं कि हस्तक्षेप सही है। ये कहता है कि आप किसी को, कोई व्यक्ति आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन वो तब बन पाएगा जब समाज क्या हो, ऐसा एक रास्ता तैयार करे, समाज एक ऐसा विकास तैयार करे। जैसे समाज में ऐसे कॉलेजेस खोले जाएं, ऐसे स्कूल्स खोले जाएं जो क्या करें, इनकी मदद करते हो, तो उसको बोलेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। कि व्यक्ति समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज में ही तो रहेगा कोई व्यक्ति, समाज में ही काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि समाज के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है उस पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो समाज की बात हुई, तो इसीलिए नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब हस्तक्षेप नहीं, सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब हस्तक्षेप सही। अब आगे देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप सभी को पता है, का अर्थ है व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी, है ना, एक्सप्रेशन, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह लीजिए, इसे बोलते हैं। यानी जो अपना जो भी मुद्दा चाहे उसको क्या कर सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, जो वो कहना चाहता है ना। हम आपको वीडियो डालना चाहें, हम बड़ा डाल सकते हैं वीडियो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ विचार हैं, उनको हमें समझने का प्रयास करना है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने, मैंने बताया आपको निबंध लिखा था ऑन लिबर्टी में, उन्होंने एक बात कही कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
सबको होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए उन्होंने बताया। उनका पहला कारण तो यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। मतलब कह रहे हैं कि कोई भी विचार कभी भी पूर्ण रूप से गलत नहीं होगा, उसमें एक सच्चाई का अंश छुपा होता है, एक सच्चाई छुपी होती है। हमें जो गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। जैसे सरकार ने शुरुआत में बहुत टाइम पहले जब लॉकडाउन बाद में भी लगाए रखा तो काफी लोगों ने कहा कि देश में, काफी विरोधियों ने कहा कि लॉकडाउन बेकार है, लेकिन उसमें सच्चाई क्या थी कि लोगों का भला कुछ था उसमें। बिल्कुल समस्याएं हर जगह है, गलत है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, कुछ सच्चाई। दूसरा कारण यही है कि उन्होंने कहा कि सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होगा अपने आप। कोई विचार सही है, ये आपने जरूर, अभी कॉपरनिकस ने जब बोला था शुरुआत में, कॉपरनिकस ने ये कहा था कि जो चर्च बोल रहा है कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज उसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये चर्च ने कहा था उस समय में, जो बहुत पुरानी बात, डार्क एज की बात है। कॉपरनिकस ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, सूरज केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो सत्य अपने आप थोड़ी आया, उन्होंने विरोधी विचार, जब सत्य जो चल रहा था उसका विरोधी विचार आया, तब जाके वो नया विचार हमारे पास ध्यान आया। तीसरा विचार है कि बोल रहा है कि सत्य के बारे में हमेशा ये कहा रहता है कि ये विचारहीन या रूढ़ी उक्ति में ना बदल जाए, है ना, कि सत्य बदल सकता है, समझ, ध्यान रखना है आपको। कि जैसे कि पहले क्या माना जाता था कि भाई स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, उस समय यही सत्य था हर जगह, लेकिन बाद में रूढ़िवादिता बन गई ना, लोग कहने लगे यार कैसे आप रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप वाली बात कर रहे हो, पढ़ना चाहिए सबको। ये कि सत्य हमेशा अपडेट, मतलब सत्य बदलता रहता है ना। सत्य मतलब जो कुछ बातें, जैसे अब ये वाली बात है, तो इसमें क्या है कि सत्य में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि सत्य रूढ़िवादी ना हो जाए। जैसे पहले माना जाता था स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई बात ऐसी कही तो रूढ़ी उक्ति है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, अंतिम बात यह है कि हम इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा मान नहीं सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे अनेकांतवाद जैन धर्म का सिद्धांत, मतलब कि फिलॉसफी है, दर्शन है, वो कहता है कि मेरा सत्य भी उतना ही सत्य है जितना आपका सत्य है ना। तो ऐसा ही है कि वो ये कि किसी समय पूरे समाज ने, ये बहुत बार पाया गया कि जिस समय पूरे समाज ने जिस किसको गलत समझा, जिन विचारों को, बाद में सत्य हो गया। जैसे कॉपरनिकस का विचार है, उन्होंने जब कहा कि सूरज केंद्र में है, बाकी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो लोग बोलते थे बेकार है बात, ऐसा नहीं है, सारा समाज गलत समझता था, लेकिन बाद में उनका सिद्धांत बना। तो ये बात हमको ध्यान रखनी। स्वराज, स्वराज गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। स्वराज का अर्थ है स्व का शासन, और स्व के ऊपर शासन, मतलब अब हमारा शासन हमारे ऊपर है। ठीक है, तो ये बहुत ही मूल्य ये है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल दिखा। इसमें तिलक का प्रसिद्ध कथन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कि ये मेरा जन्म से मिला हुआ है, इसको मैं लेकर रहूंगा। गांधी ने कहा कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं अपने ऊपर, वो स्वराज है। स्वराज क्या है? केवल स्वतंत्रता नहीं है स्वराज, स्वराज है ऐसी संस्थाओं से भी मुक्ति जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। जैसे जाति व्यवस्था है, वो मनुष्य को मनुष्यता से क्या करती है? वंचित करती है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्व और उसके समाज समुदाय से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है, कि आप और आपका समाज। गांधी जी के मानना था कि स्वराज क्या है? बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं का विकसित करेगा, क्योंकि जब आप स्व की बात करेंगे, हमारी बात करेंगे, तो हमारा सिद्धांत अपने आप व्यक्तिगत सामूहिक दोनों तरह से आपको आगे बढ़ाएगा। ने सुभाष चंद्र के विचार, उन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय ऐसी सर्वांगीण, बहुत बड़ी, जो क्या हो, व्यक्ति और समाज की हो। ठीक है, व्यक्ति की भी, समाज की भी, अमीर गरीब की भी, स्त्री पुरुषों की, सभी वर्गों की हो। न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत, सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश। ठीक है, तो ये आदर्श बात है ना कि सबकी स्वतंत्रता है, अमीर गरीब की भी है, स्त्री पुरुष की भी है, व्यक्ति की भी है, समाज की भी है, केवल एक व्यक्ति की नहीं। ऐसा नहीं कि अमीर ही स्वतंत्र है, सारे लोग हैं। अगर अमीर को वोट देने का अधिकार है तो गरीब को भी, अगर अमीर के वोट का मूल्य एक है तो गरीब का भी है, स्त्री के मूल्य का वोट का मूल्य एक है तो पुरुष का भी, व्यक्ति का एक मूल्य, समाज भी एक एक ही है सबका। राजनीतिक गुलामी से मुक्ति है, संपत्ति ऐसा ना हो कि खाई बन जाए, जातियां खत्म हो जाती है, विरोध, सामाजिक असमानताएं की जाए, सामाजिक असमानता वही।
सांप्रदायिकता खत्म हो, धार्मिक असहिष्णुता की जो इनटॉलरेंस है वो खत्म हो। तो ये सारी बातें, और यह आदर्श कुशल इतनी वर्षों को स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन ये केवल आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकती है। तो ये ध्यान हमें समझना है, तो इन्होंने ध्यान रखना है। अब आगे चलिए, फिर ये उदारवाद है। उदारवाद की एक राजनीतिक विचारधारा में इसको बोला जाता है कि सहनशीलता, मतलब आराम से चीजें चल रही हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखने की कुछ बातें, जैसे आधुनिक उदारवाद की विशेषता है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है ना, लिबरलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक व्यक्ति केंद्र में, मतलब ना परिवार समाज समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। तो ये परिवार समाज की बात नहीं करता, ये कहता है ये व्यक्ति अगर चाहे तो ही ये है एग्जिस्टेंस में, वरना नहीं चाहे। और यही मॉडर्न में होता है, जरूरी थोड़ी हर व्यक्ति समाज को सोच के ही चले, ध्यान रखना है। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अध्यक्ष, यानी कि जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है, एक व्यक्ति की फ्रीडम है, उसको ज्यादा मूल्य देते हैं, ठीक है। और उदारवाद ने क्या कहा है, मुक्त बाजार, मतलब बाजार पे कोई रोक नहीं होती, और राज्य की न्यूनतम भूमिका की बात करते हैं, मतलब कि सरकार बहुत ज्यादा इंटरवीन ना करे इकोनॉमी में, और फ्री मार्केट होना चाहिए। सो इसी के साथ हमारे लेक्चर खत्म होता है। सो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, जरूर दबाइए। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर बार जैसे टेलीग्राम चैनल पर देते ही, उत्साह क्लास H 11th, उसका लिंक भी नीचे दिया जाता है। उत्साह क्लास 11th का टेलीग्राम चैनल आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपके लिए नोट्स बना के डाल दी हैं, उनमें आप अपडेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।